नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी है। इससे पहले जेएनयू की ही एक हाई लेवल इंटरनल कमेटी ने 21 छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर में विवादित सभा करने का दोषी पाया और इनमें से 4 के सस्पेंशन की बात भी कही जा रही है। इनमें कन्हैया कुमार और अन्य कई लोग भी शामिल हैं। जेएनयू परिसर में उमर और अनिर्बान के समर्थन में मार्च भी निकाले जा रहे हैं और उनको रिहा करने की मांग की जा रही है। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने मांग ये की है कि मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी अपने पद से इस्तीफा दें। तो लगातार 1 महीने से ज़्यादा गुजर जाने के बाद भी लगातार घटनाक्रम बदलता जा रहा है। इस दिशा में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब 1 महीने से ज़्यादा गुजर जाने के बाद आखिर हम जेएनयू विवाद में कहां पर खड़े हुए हैं, छात्रों का भविष्य क्या देख रहे हैं और क्या वाकई ये मामला किसी दिशा में सुलझता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ है प्रोफेसर अजय कुमार पटनायक, जो कि जेएनयू में प्रोफेसर हैं। इसके अलावा जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ एसक्यूआर इलियास हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, और उनकी नई पहचान ये है कि उमर खालिद जो छात्र जेएनयू के हैं उनके पिता हैं। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है आपका। तीसरे खास मेहमान मेरे साथ अनिकेत काले हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैं एबीवीपी के, और साथ ही नीरज मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं एनएसयूआई के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इलियास साहब, मैं अगर आपके साथ शुरुआत कर सकूं कि अभी जो फिलहाल दिल्ली कोर्ट ने कहा है कि अभी इनकी रिमांड बढ़ा दी गई है, क्या ये एक्सपेक्टेड था? क्या आप ऐसा सोच रहे थे? किस तरह से आप प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, ये तो फॉर्मेलिटी है, वो तो होना ही था कि रिमांड बढ़ा दी जाए, यानी जुडिशियल कस्टडी को बढ़ा दिया जाए। लेकिन हमने जो है बेल एप्लीकेशन मूव कर दी है और कल वो सुनवाई पे आएगी। तो हमें उम्मीद है कि चूँकि हाई कोर्ट ने कन्हैया को बेल दे दी है और इसके सिलसिले में जो बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, मतलब मजिस्ट्रेट इंक्वायरी सामने आ गई है, वही बता रही है कि कन्हैया और उमर खालिद का पर कोई केस नहीं बनता है। सेडिशन के सिलसिले में बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, हाई कोर्ट का जजमेंट मौजूद है। तो इस रोशनी में मुझे समझ में आता है कि भई ये इसे बेल मिल जाएगी। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट में ही मिल जाएगी, यानी सेशन में ही मिल जाएगी। लेकिन अगर सेशन में नहीं मिलती तो हम आगे अदालत में मूव करेंगे, हाई कोर्ट तक जाएँगे। आपको लगता है कि आपका मामला मजबूत है? क्या आप कहना चाहते हैं डिफेंस में ये बात है कि अदालत को और साथ ही वकीलों को आप क्या कहेंगे कि क्यों जो है वो बेल मिलनी चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो मुझे ये लगता है कि ये जो जो नारे लगाए गए हैं, उनमें से जो चीज़ें उमर खालिद के सिलसिले में कही जा रही है, उसके बारे में बहुत ही हमारे देश के बड़े-बड़े वकीलों ने ये बात कह दी है कि इस पे सेडिशन का केस नहीं बनता है। तो ये जो कानून लगाया गया सेडिशन का, ये इस पे फिट ही नहीं होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि इसमें जो कुछ हुआ है, वो मीडिया ट्रायल ज़्यादा हुआ है और मीडिया ने एक हाइप क्रिएट की है, एक बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश की है। हम ये कह सकते हैं कि एक छोटा-सा इवेंट था, जो एक विश्वविद्यालय की चारदीवारी तक सीमित था। लेकिन कुछ पॉलिटिकल कंपल्शंस लोगों के, पॉलिटिकल पार्टीज़ के और मीडिया के, उसके नतीजे में एक एक यानी उसको एक मॉल को माउंटेन बना दिया गया, बात का बतंगड़ बना दिया गया और हम समझते हैं कि ये इस केस में कोई जान नहीं है। अब देखिए, इसी तरह का एक इशू जो है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी का है, लेकिन वहाँ के वाइस चांसलर ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा ये हमारी यूनिवर्सिटी का इंटरनल मामला है। यही कुछ यहाँ भी होना चाहिए था। यहाँ पर वाइस चांसलर ने एक कमेटी बना दी थी। कमेटी की रिपोर्ट के आने तक इंतज़ार करना चाहिए था। ना तो पुलिस को इतनी हेस्ट के अंदर केस फाइल करना चाहिए। आप ये देखिए कि पुलिस ने भी केस कब फाइल किया, 2 दिन बाद। 2 दिन तक के इनकी जो अपनी पुलिस की डायरी होती है, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई कि यहाँ कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो ऑब्जेक्शनेबल है या जिसके ऊपर देशद्रोही का केस बनता है। जी। लेकिन एक टीवी चैनल ने लगातार उस पर दबाव बनाया और टीवी चैनल के फुटेज को ही बुनियाद बनाकर केस दाखिल किया गया। और अब जो है मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ये बताती है कि जो 7 टेप दिए गए थे, उसमें से 3 टेप डॉक्टर थे। तो पूरा केस वीक है, लेकिन फिर भी बहुत 4 टेप ऐसे हैं जो डॉक्टर नहीं थे। नहीं तो ठीक है, तो उस पे क्या केस बनता है क्या? असल चीज़ ये देखना है कि अगर उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई है, जिन टेप से छेड़छाड़ नहीं, उसका मतलब ये कि उन पे केस नहीं बनता है। चलिए इलियास साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि वाकई, चूंकि आप खुद राजनीति के गलियारों में खुद घूमते रहे और आपको पता है किस तरह से पॉलिटिक्स काम करती है, कि क्या वाकई जेएनयू को एक तरह की फोर्सेस या दूसरी तरह की फोर्सेस ने क्या राजनीति के अखाड़े के तौर पर इस्तेमाल किया है? आपकी समझ क्या कहती है? अनिकेत, ये बताइए, आप किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं फिलहाल जिस तरह से जो रिमांड है वो बढ़ाई गई है? वो तो माननीय कोर्ट का वो फैसला है, उसके बारे में कुछ कमेंट करना मैं थोड़ा उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि ये जुडिशियल प्रक्रिया है और उसके ऊपर कमेंट नहीं, वो एक फॉर्मेलिटी, जैसे उमर खालिद के पिताजी ने कहा, एक फॉर्मेलिटी है। उन्होंने अगली स्टेप भी बता दी वो क्या करने वाले हैं। तो इस मामले में तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। कोर्ट अपना काम, जुडिशरी अपना काम। उनके ऊपर गैर जरूरी तरीके से इल्जाम लगाया गया, और दूसरी बात तो खास कह रहे हैं वो कि जो मीडिया लॉजिक है उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया गया। कम्युनिकेशन की भाषा में अगर देखें तो पॉलिटिकल लॉजिक की जगह मीडिया लॉजिक का इस्तेमाल किया गया। हाँ, उन्होंने 2 शब्द कहे कि ये छोटा सा इवेंट था जो यूनिवर्सिटी के 4 दीवारी के अंदर हुआ, जिससे मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ कि ये छोटा इवेंट नहीं हो सकता जहाँ भारत की बर्बादी के नारे लगे हो
और भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह के नारे लगे होंगे, ये नारे अगर लगे होंगे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ये निश्चित तौर पे एक छोटा इवेंट नहीं है। दूसरी बात यह है कि पुलिस इंटरवेंशन की बात बार बार की जा रही है कि जेएनयू के ऊपर क्लैम डाउन हुआ है, जेएनयू के ऊपर क्लैम डाउन हुआ है। 2010 में जब दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं तो उनकी शहादत वहां पे मनाई जाती है। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, ये सुनने के बाद क्या कॉमन छात्रों में एक फियर पैदा नहीं हुआ होगा? लेकिन वो लोग कौन है जिन्होंने नारे लगाए थे? वो लोग तो अभी तक पाए भी नहीं गए हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई जिन्होंने भारत की बर्बादी के नारे लगाए। तो पुलिस अपना काम करे, इसीलिए कुछ लोगों को, तो जो लोग उसमें मुख्य ऑर्गेनाइजर के रूप में थे उन्हीं से तो पहुंचा जाएगा जो ऑर्गेनाइजर थे। अब ये वापस फिर एक टॉपिक, डिबेट का टॉपिक हो सकता है, किसने नारे लगाए किसने नहीं नारे लगाए, वो काम पुलिस और न्यायपालिका कर रही है। पर क्या आप ये समझ सकती है एक छात्र के मन में, जो वहां पढ़ने वाला एक कॉमन छात्र है, उसके मन में कितना एक तरह से डर पैदा हुआ होगा कि मेरे देश में मेरे देश के टुकड़े होने की बात की जा रही है, और उस स्कैरिसिटी को स्कैरिसिटी नहीं मानते हैं कि जब पुलिस आके इंटरवीन करती है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन स्टूडेंट, तो क्या आप वो समझती नहीं कि ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए बहुत जरूरी विषय था? नहीं, आप भय क्या कह रहे हैं, आप डर किस बात का कह रहे हैं, मैं समझाइए इस बात। एग्जैक्टली, भय यही था कि जब दंतेवाड़ा में कोई जवान शहीद होते, उनकी शहादत जेएनयू में 2010 में मनाई जाती है बड़े शोर से। 2016 ये कनेक्टिंग है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, क्या इस तरह के नारे कौन भारतीय सिटीजन को भारत में जब वो सुनेगा तो उसको डर नहीं लगेगा? डोंट यू फील फियर? तो वो जो फियर एक कॉमन छात्र वहां पढ़ते जिसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ या किसी भी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के साथ एफिलिएशन नहीं है, उसके मन में जो फियर पैदा हुआ, और उसके बाद 9 तारीख को ये इवेंट हुआ है और 10 तारीख को इसको प्राउड फील करते हुए कि दो एबीवीपी अपोज द इवेंट, वी सक्सीडेड टू सेलिब्रेट शहादत ऑफ अफजल गुरु। ये स्टैंड उन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है, लेफ्टिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये अलग बहस है अपने आप में कि अफजल गुरु की फांसी का विरोध करना कितना कानूनी या गैर कानूनी है, या इस पे किस तरह की बहस होनी चाहिए। नीरज मिश्रा, ये बताइए कि आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई अभी तक जेएनयू में जिस तरह का माहौल है, खासकर अगर हम इसे 2 फेजेस में देखने की कोशिश करें, एक वो जिसमें कि कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी हुई, और दूसरा फेज वो जब कन्हैया कुमार ने अपनी रिहाई के बाद या कहें जमानत पर वापस आने के बाद भाषण दिया, उसके बाद का जो माहौल है, क्या फ़र्क है इन दोनों में? जो अनिकेत जी ने जिस बात से शुरुआत की थी, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि देश में ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि आज जो गोडसे के अभिभावक हैं वो देश में देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। जो लॉ की बात की, कोर्ट के एक्शन की बात की, तो लॉ विल टेक इट्स कोर्स। ये राहुल जी ने वहाँ जाने के समय सबसे पहली बात यही कही कि जो यहाँ कल्प्रेट है उसको सज़ा मिले, लेकिन निर्दोष बच्चों को बिल्कुल भी परेशान ना किया जाए। जहाँ तक बात रही कि अब इसको 2 फेजेस में हम लोग कैसे देख पा रहे हैं, तो इसकी जो शुरुआत हुई है, जो सेडिशन का चार्ज है, एक तो वही बेबुनियाद है, क्योंकि अगर हम लोग सेडिशन की डेफिनेशन पर इस बहस को लेके जाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि सेडिशन का हिंदी में मतलब होता है राजद्रोह, ना कि राष्ट्रद्रोह। तो ये दिस वॉज अगेंस्ट द स्टेट, ये किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकता है। इंदिरा गांधी के समय पर भी हुआ, लेकिन तब किसी के ऊपर सेडिशन का चार्ज नहीं लगा। तो जैसा कि इलियास साहब बता रहे थे कि ये जो मुकदमा है ये बहुत ज़्यादा डिल्यूट हो जाता है, इसलिए इसको अभी देखते हैं कि आगे कोर्ट किस तरीके से इसको प्रोसीड करता है। लेकिन अभी तक सिचुएशन ये है कि कन्हैया हो या अनिर्बान हो या उमर खालिद हो, इन लोगों के खिलाफ जब तक पुख्ता सबूत ना मिल जाए, इनको परेशान ना किया जाए। ठीक है प्रोफेसर पटनायक, मैं आती हूँ आपकी तरफ, लेकिन सुदेश वर्मा मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे एक सवाल का जवाब लेना चाहती हूँ। सुदेश वर्मा जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि अभी जो दोनों छात्र हैं, अनिर्बान और उमर, दोनों की रिमांड बढ़ा दी गई है। फिलहाल उनके पिता स्टूडियो में बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं उन्हें उम्मीद ये है कि वो जमानत के लिए अर्जी देंगे और जमानत हो जानी चाहिए, उनका केस मजबूत है। सरकार का क्या रुख रहेगा? देखिए, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया है। पुलिस को और समय की जरूरत होगी तो पुलिस ने रिमांड दी है। उनके पिताजी के लिए दुख की बात जरूर है, लेकिन क्या किया जाए। ऐसा अगर मान लीजिए कि ये लोग वहाँ ऐसा किए हैं तो इन्हें बताना चाहिए। जैसे मैं सुन रहा था आपकी बातों को कि जो लोग वहाँ स्लोगन दिए शायद ये लोग नहीं थे, आप बताना चाह रहे हैं, तो इनका कर्तव्य बनता है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करके लाना चाहिए था, क्योंकि इनको तो जानते होंगे ना वो लोग। कि वो लोग तो यही बता देते हैं कि जेएनयू का प्रेसिडेंट हमारे साथ है, तुम हमारा आइडेंटिटी कार्ड कैसे ले सकते हो पुलिस को। तो ये तो इन पर भी दायित्व तो बनता है ना कि क्या ये कहना चाह रहे हैं कि उमर, अनिर्बान और कन्हैया कुमार को उन लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले करना चाहिए जो ये नारे लगा रहे थे? चिन्हित करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अचानक से आ गए कोई बाहर के लोग। ये तो इशू है नहीं ना, कोई भी देखेगा तो यही बताएगा।
तो पुलिस को अपना कार्रवाई करने देना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम लोग अननेसेसरीली स्टेट को दोष देने की कोशिश न करें। एक वाकया हुआ, बहुत शर्मनाक वाकया था, और हम चाहेंगे ऐसा न हो। नहीं, लेकिन और सुदेश स्टेट जी, को अपना गृह काम मंत्री करने से दें। लेकर और मानव संसाधन विकास मंत्री सभी के बयान इस मामले पे आ चुके हैं। उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सरकार का अभी स्टैंड क्या है? 1 महीना गुजर जाने के बाद, कन्हैया कुमार की जमानत पर रिहाई के बाद, वापसी के बाद, अब क्या रुख है? सरकार किस तरह से देख रही है इस मामले को? अभी भी क्या इसे राजद्रोह की तरह, सेडिशन की तरह देखा जा रहा है? देखिए, केस जो लगा है सेडिशन का, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो होगा ना। इसमें राज्य मतलब स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं रह जाता। पुलिस अपना काम कर रही है, और आपको पता है कि हम लोग माइक्रो मैनेज नहीं करते इंस्टीट्यूशन को। कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो अपना काम करे, और अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती है कि प्रॉपर इंक्वायरी हो गई है, तो फिर रिमांड का कोई मतलब नहीं बनता है। तो पुलिस को लगा होगा कि और थोड़ा समय चाहिए। तो ये न्यायिक प्रक्रिया है, इस पर कोई फायदा नहीं है बोलने से। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप फोन लाइन पर हमारे साथ बने रहें। प्रोफेसर पटनायक, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? सरकार का जो रुख है इस पूरे मामले पर, उससे इस केस पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, हम पहले टीचर्स इस मामले में इसलिए आए कि एक एहसास हुआ कि जेएनयू की ऑटोनॉमी या यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यहाँ बाहर से इंटरव्यून करके स्टूडेंट्स को उठा ले जाना, जैसे इमरजेंसी टाइम में होता था, इस तरह से यूनिवर्सिटी नहीं चलते हैं। पहले हमारी अपनी इंक्वायरी हो, हमें बताएं क्या हुआ था, नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग तो थे नहीं वहाँ स्पॉट पर, और कौन क्या नारा दिया था, नहीं दिया था, कौन लोग थे। ये एक इंक्वायरी प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटी में हमेशा। पिछले बार भी अफजल गुरु पे हुआ था, तो यूनिवर्सिटी ने अपने ही कमेटी के थ्रू उनको फाइन किया था 5000 रुपीज़ और समथिंग। तो ये जो कोशिश है कि किसी एमपी ने कंप्लेन कर दिया और पुलिस जो है कि उठा ले गए, और पुलिस उसके बाद जो 5 स्टूडेंट आए, जब हम लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया कि पुलिस ऐसे नहीं एंटर कर सकती है, तब उन्होंने उठाया नहीं। बाकी स्टूडेंट्स जब आए कन्हैया के बाद कैंपस में, उनको पुलिस आके तो ये तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है, उसके पर मैं तो यही कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, नया वाइस चांसलर थे, तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने प्रेशर डाला था। तो उसके बाद हमने जब कहा कि ये नहीं होता ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में, आप अपना इंक्वायरी अपने इंस्टीट्यूशन को डिफेंड करिए, नहीं तो हम धीरे धीरे हमारी ऑटोनॉमी चली जाएगी। और ऑटोनॉमी अगर नहीं होती किसी यूनिवर्सिटी में, तो थिंकिंग, थॉट्स, हमारे क्वालिटी ऑफ रिसर्च सब कुछ सफ़र करता है। अगर हमें हमेशा कहा जाता है ऐसे करो, ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो। नहीं, प्रोफेसर पटनायक, बार बार आरोप ये लग रहा है कि ये देश की एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां खुले विचार तो ठीक है, डेमोक्रेसी में होना चाहिए, विरोध भी होना चाहिए, लेकिन क्या वाकई कुछ ऐसे फोर्सेस को भी जगह मिल रही है, उन्हें भी पनाह मिल रही है, जो कहीं ना कहीं देश तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोग जो देश के विरोध में खड़े हुए हैं? क्या आप ये मानते हैं? ये नारा जो है अभी तक जहाँ तक आ रहा है, आप भी बता रहे हैं और मीडिया में भी, कि बाहर से थे, मुखा पहन के और या मुखौटा पहन के या कवर करके। अभी तक हमारे जो इंक्वायरी हुआ है, आप सोचते हैं कि ऐसे नारा लगाने वाले को जो आया है पेपर में, मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। जितना सारा रिपोर्ट दिए हैं, एग्जैक्टली यही पनिशमेंट है, अभी तक आया है कि कोई एक्सपेल नहीं हुआ है। समझ रहे हैं आप? जो एक्सपल्शन इज़ वेरी सीरियस। एक्सपल्शन से होता है आप कभी भी यूनिवर्सिटी में वापस नहीं आ सकते हैं। ये अगर माइनर रस्टिकेशन है थोड़े समय के लिए, ये क्या लॉजिकली ये नहीं लग रहा कि इन स्टूडेंट्स को उन्होंने इस तरह के नारे से नहीं पाया है। इनको प्योरली डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे, क्योंकि परमिशन नहीं लिया था, फिर नहीं, भी तो फिर जब उनका दोषी नहीं है, तो फिर सजा किस बात की है? तो कोर्ट देखेगी, क्योंकि वहाँ पर नहीं, जो हो रहा है। रस्टिकेशन की बात हो रही है, जिसमें कन्हैया वो है कुमार भी वायलेशन शामिल है, ऑफ इंटरनल नॉर्म्स। परमिशन जब विड्रॉ किया गया है, तो आपने व्हाई डिड यू गो अहेड। फिर स्लोगनियरिंग होता है, जिसमें थोड़ा सा लगता है कि वायलेंस का खतरा है, 2 ग्रुप्स का हो सकता है। इंक्वायरी कमेटी ने क्या पाया, अभी तक तो हमें रिपोर्ट दिया ही और नहीं, इंक्वायरी दिखाया। कमेटी ये कह रही है कि 21 लोग हैं, 21 छात्र हैं जो दोषी हैं, जिन्होंने इस कंट्रोवर्शियल जो पूरा इवेंट था उसको ऑर्गेनाइज किया। परमिशन किसी और चीज़ की ली गई, काम कुछ और हुआ, और 21 छात्रों को दोषी पाया गया है। देखिए, परमिशन हर साल उसी तरह इसी इवेंट के लिए लिया जाता रहा है। इस बार था कि जो नारे लगे हैं वो ऑब्जेक्शनेबल है, होना भी चाहिए, और उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए जो कंट्री के विरोध में नारा दिए हैं। पर ये जो कन्हैया कुमार है, उसके रोल के बारे में सबको पता है कैंपस में, कि ये बाद में पहुंचे थे, ना ऑर्गेनाइजर्स थे, ना इन्होंने परमिशन मांगा था। तो ही इज नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजिंग थिंग। ही इज अ जेएनयूएसयू प्रेसिडेंट, ना जेएनयूएसयू का एसके प्रोग्राम। लीला साहब, ये बताइए कि उसी मार्च में जो उमर के लिए, अनिर्बान के लिए निकाला गया है, उनके फेवर में निकाला गया है, कन्हैया कुमार ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को इस्तीफा देना चाहिए। सहमत हैं आप इस बात से? नहीं, मेरा मसला सिर्फ स्मृति ईरानी तक महदूद नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि इस मामले में बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल रोल हमारे होम मिनिस्टर का रहा है।
देखिए, होम मिनिस्टर ने जो एक फेक ट्वीट की बुनियाद पर जिस तरह जैश मोहम्मद से कनेक्ट करके इसको सेंशलाइज किया है इस पूरे वाक़े को, और बाद में पता चला कि वो फेक ट्वीट था। तो हम समझते हैं कि ये जो बहुत तेज़ी के साथ में स्टेटमेंट देना और बहुत तेज़ी के साथ में इंटरवीन करना, इंटरफेयर करना, किसी भी होम मिनिस्टर, देश के इतने बड़े ओहदे पर रहने वाले आदमी के लिए शोभा नहीं देती ये बात। तो एक तो स्मृति ईरानी जिस तरह से इंटरवीन कर रही है, इंटरफेयर कर रही है यूनिवर्सिटीज़ के मामलात में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी को हम देख चुके हैं, रोहित के मामले में, जेएनयू के मामले हम लगातार देख रहे हैं कि वाइस चांसलर पर प्रेशर लाया जा रहा है। भाई, एक कमेटी बन चुकी थी, कमेटी की फाइंडिंग आने तक के हमको वेट करना चाहिए था। आपने 2 दिन तक के कोई एक्शन नहीं लिया, 2 दिन के बाद आप एक्शन लेते हैं। इस पूरे वाक़े को अगर आप देखेंगे तो हमें महसूस होता है कि कंप्लीट कंस्पिरेसी की गई थी। नहीं, इससे लेकिन पहले बीजेपी के कभी प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये तो अदालत का और यूनिवर्सिटी का मामला है, हमारा क्या लेना देना इसमें। नहीं, अदालत तो ये तय करेगी कि किसने नारे लगाए थे, किसने नहीं लगाए थे। मगर मैं जो बात करता हूँ, आप अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखेंगे तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जेएनयू के एक छोटे से प्रोग्राम में जिसमें 50, 60, 70 लोग मौजूद होंगे, उसको कवर करने के लिए एक नेशनल टीवी पहुंच गया वहाँ पे, और वो भी ये साबित हो गया कि वो एबीवीपी के लोगों ने, छात्रों ने उसे दावत दी थी। फिर उसके अंदर हर तरह के लोग शामिल हो गए, उनमें एबीवीपी के लोग भी थे। कुछ वीडियो ये टेप दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले एबीवीपी के लोग भी थे उसके अंदर। फिर ये कि जिन लोगों ने मुंह पर वो नकाब लगाकर नारे लगाए थे, ये जो जितने आपत्तिजनक नारे हैं, जितने ऑब्जेक्शनेबल नारे हैं, ये उन लोगों ने लगाए हैं। उनमें ये कहा जा रहा है कि उसमें कश्मीर के लोग भी हैं, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अफजल गुरु के इशू के ऊपर में पीडीपी के साथ में आप गवर्नमेंट बनाते हैं, पीडीपी का क्या स्टैंड है इसको मसले के ऊपर में हर आदमी जानता है। ये जितने नारे यहाँ लगाए गए जेएनयू के अंदर, ये रोजाना कश्मीर में लगते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इलियास साहब, मैं कोई आपसे solution का आपसे जो मामला जानना नहीं चाहती हूँ वो ये कि क्या आपको लगता है कि अगर एक तरह से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी फोर्सेस भी जेएनयू में फिलहाल मौजूद हैं जो इन्हीं चीज़ों के बहाने कहें या उसके ज़रिए सरकार पर हमला कर रही हैं। कन्हैया कुमार की पूरी स्पीच काफ़ी पॉलिटिकल थी, जिसमें सीधे तौर पर जो एनडीए गवर्नमेंट है उस पर हमला किया गया। आज वो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को इस्तीफा देना चाहिए। क्या आपको लगता है कहीं परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली आपको लगता है कि क्या सरकार को निशाना बनाने की छात्रों के जरिए कोशिश की जा रही है? देखिए, सरकार को निशाना बनाना कोई देशद्रोह नहीं है। सरकार अपोजिशन पार्टियां रोज़ बनाती हैं, और आप जानते हैं कि कन्हैया कुमार का ताल्लुक जो है एक लेफ्ट पार्टी से है, वो एआईएसएफ से है, इससे उसका सीपीआई से ताल्लुक़ है, हर आदमी जानता है। सीपीआई हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं, वो रोज़ाना सरकार पे हमला करती है। तो ये कोई ऐसी गलत बात नहीं है सरकार पे हमला करना, ये रूटीन की चीज़ है, अधिकार है ये लोगों का। दूसरी बात ये कि इस मामले में सरकार का जो रोल है वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल रोल है। सरकार ने जिस तरह से, स्मृति ईरानी ने जिस तरह से इस पूरे मसले मुद्दे पर जो यानी लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर बहस की है, जिस तरह से इस पूरे मसले को तोड़ मोड़ कर पेश करने की कोशिश की कि इस पर अगर लोग इस्तीफा मांग रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनको तो यानी हमारे होम मिनिस्टर से इस्तीफा मांगना चाहिए। सुदेश जी, आपसे मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि क्या वाकई जिस तरह से कह रहे हैं अभी उमर खालिद के पिता यहाँ पर एसक्यूआर इलियास कह रहे हैं कि जिस तरह से इस पूरे मामले को सरकार ने दिखाया है जनता के सामने, पूरा इतनी इमोटिव, जो पूरी हमने जज्बात भरा हुआ भाषण देखा एचआरडी मिनिस्टर का, उस सब के बाद जिस तरह का माहौल बना है इन छात्रों के खिलाफ, क्या वाकई ऐसे में इस्तीफा मांगना छात्रों का, जिन छात्रों के ऊपर ये बात कही गई थी, क्या गलत है इसमें? देखिए, पहले तो 2-3 इश्यूज उठे, आपने जो मुझे मौका दिया है, शायद मौका मिले नहीं इसके बाद मुझे, तो मैं आपको बताऊं। पहली बात तो पटनायक साहब बता रहे थे ऑटोनॉमी की बात। आपको पता होना चाहिए, जब भी क्राइम होता है, क्राइम 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल, एक होते हैं कॉग्निजेबल। ऑफेंस अगर होता है उसके बाद तो पुलिस तो ऑटोमेटिकली हरकत में आ जाएगी ना। आप कोई आइलैंड तो है नहीं, भारत के अंदर है, भारत के बाहर तो है नहीं कि आपको सेना से परमिशन लेना पड़ेगा जाने के लिए। तो पुलिस जब क्राइम होगा, सेडिशन एक बहुत बड़ा चार्ज है, चार्ज सही है कि गलत है ये तो बाद में पूरा लगेगा, अदालत में प्रूव होगा। सीरियस चार्ज है तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी। अगर आप अपने ऑटोनॉमी को, मैं आपको बताऊं, मैं भी जेएनयू से हूँ, इसलिए मैं इसके संवेदना को समझता हूँ। तो अगर आप ऑटोनॉमी मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको उन हरकतों से बाज आना पड़ेगा जो आपको गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। मेरी संवेदना उनके पिताजी के साथ है जो बैठे हुए हैं, लेकिन देखिए बहुत से गार्जियन भेजते हैं स्टूडेंट्स को कि वहां जाके पढ़ाई करेगा, और स्टूडेंट वहां कोई और एंटी इंडिया एजेंडा ले लेता है तो गार्जियन तो सफर करते ही है। तो ये बहुत जरूरी है कि छात्र राजनीति को किधर मोड़ा जाए। एक बहुत बड़ी दलील ये है इस बात के खिलाफ जो आप कह रहे हैं कि पढ़ने के लिए भेजा जाता है, कि क्या वाकई एक ऐसे रोबोट्स तैयार करने हैं हमें यूनिवर्सिटीज़ में जो अच्छे पैकेजेस पाकर सिर्फ अपनी ज़िंदगी देख सकें, अपने जीवन को बेहतर बना सकें, या वाकई
एक इंसानियत या जिसे कहते हैं एक पूरे राष्ट्र के लिए सोचने वाला छात्र भी तैयार होगा, जिसमें वो कॉन्शियसनेस हो लेकिन जो ये राष्ट्र समझ विरोधी सके। सोचने वाला तो नहीं होगा ना। अगर राष्ट्र विरोधी सोचने वाला अगर छात्र तैयार हो रहा है तो कहीं ना कहीं जेएनयू स्लिप डाउन कर रहा है। तो यानी हम मान रहे हैं कि ये राष्ट्रद्रोह हो रहा है। नहीं, ये लोग तो हुआ ही। ये जो हुआ इंसिडेंट, इसमें इतने चर्चाएं हुई मीडिया में, पूरा देश जिसको देखा, देश ने स्टैंड भी लिया। आप कहीं सर्वे करा लीजिए, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, तो कुछ तो गलत हुआ ही। तो क्या ये अब सर्वे से तय होगा कि सेडिशन का चार्ज लगेगा यानी राष्ट्रद्रोह हुआ नहीं, या सर्वे नहीं? से नहीं होगा, जुडिशरी तय करेगी ना। जुडिशरी को करने दीजिए, इसलिए रिमांड पर लिए हैं। इसमें हम लोग क्यों बोले फिर? ठीक है। हम भी नहीं तय करेंगे, लेकिन बाकी जो दलील करें वो भी नहीं तय करेंगे। तय तो जुडिशरी करेगी। पुलिस ने अगर चार्ज लगाया है तो प्राइमा फेसाई कुछ तो होगा। जब कोर्ट ने रिमांड दिया है बार बार, तो प्राइमा फेसाई कुछ तो कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया होगा। जी, लेकिन फिर कन्हैया कुमार की जमानत कैसे हुई? क्या अगर इतना गंभीर मामला था तो नॉर्मल प्रक्रिया है, 2 बार रिमांड के बाद उनका हुआ, ठीक है। लेकिन इससे ये भी पता लेकिन चलता है कन्हैया कि कुमार बरी नहीं हो गए। शुरुआती कोई सबूत नहीं मिल पाए, इससे ये भी पता चलता है कन्हैया क्योंकि कुमार इतने पर जितने कंडीशंस लगाए गए हाई कोर्ट के, वो बड़े, उस कंडीशन को अगर आप पढ़िए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना गलत काम हुआ है। कोर्ट ने क्या बेल ऑर्डर का opinion जिक्र दिया कर रहे हैं आप। ठीक है प्रोफेसर पटनायक, जल्दी से। जी, बेल ऑर्डर में जो लिखा है, कन्हैया ने रिलीज के बाद जो कहा है, प्रेस रिलीज में भी और प्रेस जो लोगों से मीटिंग में भी कहा है, whatever the judge has said, he follows it in his life. वो पालन करता है। लेकिन बेल ऑर्डर पे भी चर्चा हो रही है कि वो किस तरह का बेल मैंने ऑर्डर जरा था। जो उन्होंने कहा कि ये आपको नहीं करना चाहिए, देश के ये वो है, वो उसको मानता है। इसलिए कन्हैया कुमार को कोई वो नहीं है, दुख नहीं है कि जज ने ऐसे कहा है। वो कहता है मैं जीवन में उसी को पालन करता हूँ। और इसलिए जो ये कह रहे हैं कि रिमांड के लिए 5th डे पे 3 दिन पहले रिमांड हुआ, फिर 2 दिन, 5वें दिन रिमांड से पहले ही बस्सी साहब का आ गया कि हम इसका बेल का विरोध नहीं करेंगे। ये पूरे सबको मालूम था कि इसके खिलाफ एविडेंसेस बहुत कमज़ोर है। जो सेडिशन लगा रहे हैं ये सही नहीं है, तो इसीलिए जो है वो अनिकेत कार, ये रिमांड में बताइए नहीं कि मांगी। फिलहाल कई मामले बन रहे हैं इस दौरान, खासकर वो जो लॉक शीट है जिसमें लिखा हुआ है कि बाकायदा एक खास टीवी चैनल को जो है वो दावत दी गई, निमंत्रण दिया गया कि वो आएँ और कवर करें जब ये पूरी नारेबाजी हुई, और उसमें ABVP का नाम खासकर है। क्या वाकई पिछले 2 साल में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति मिली है आपको जब से सरकार बनी है NDA की? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी परिषद उसके स्थापना से लेके, आपको याद होगा 1992 में जहाँ श्रीनगर में लाल तिरंगा झंडा जलाया गया था लाल चौक में, वहाँ विद्यार्थी परिषद में 1992 में एक मार्च निकाल के जहाँ हुआ तिरंगे का अपमान वहाँ करेंगे तिरंगे का सम्मान, ये यात्रा विद्यार्थी परिषद ने निकाली थी। तब कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में नहीं थी। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया को बुलाना, ऐसा क्यों लगता है कि देशभक्ति पे जो है कॉपीराइट हो गया है, खासकर ABVP बीजेपी? ये एक्चुअली ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट और देशद्रोह का सर्टिफिकेट हम लोग बांट रहे हैं, हम लोग नहीं, ये सामान्य जनता सोशल मीडिया पे अपनी भावनाओं को उजागर कर रही है। ये कोई RSS के लोग नहीं है, ये कोई विद्यार्थी परिषद के लोग नहीं है, लेकिन RSS से आपका लेना देना है? ये सर्वसामान्य देश के लोग हैं। लेकिन RSS से आपका लेना देना है, आपका विद्यार्थी संबंध है? परिषद RSS स्कूल ऑफ थॉट से है। मैं वही उनको समझाना चाहता हूँ कि आप ऐसा मत समझिए, ये लोग हैं, ये देश की जनता है जो सज्ञानी है, वो जान रही है ये किस तरह की हरकत है, ये देशद्रोह की हरकत है, ये देश के खिलाफ वाली हरकत है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी परिषद ने जो मीडिया को वहाँ बुलाया था, तो हमने ये जानकर नहीं बुलाया था कि ये वहाँ पे इतने भयंकर से नारे देंगे। ये तो उन्होंने अपने कर्म मीडिया के सामने लाकर प्रस्तुत कर दिए कि हम क्या नारे देंगे। हमें तो कोई पूर्व इन्होंने बुलाया था। नहीं, ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये वो बाद में डॉक्टर भी निकला वही नहीं, उसी चैनल का। एक मिनट, दूसरी बात इन्होंने कही कि उसमें कहा कि ABVP के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, उसके खिलाफ ABVP ने 4 घंटे के अंदर अंदर FIR कर दी, और वो वीडियो भी डॉक्टर्ड पाया गया कि जो लेफ्टिस्ट पार्टियों ने कंफ्यूज करने के लिए, अब कन्विंस तो कर नहीं सकते, हम नहीं थे नारे देने के लिए, तो जनता को कंफ्यूज कर दो कि हम नहीं थे, विद्यार्थी परिषद के लोग थे। दूसरी चीज मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, 9 तारीख को इवेंट होता है, 10 तारीख को भी उसका कोई कंडेमनेशन नहीं होता है, और फिर कहते हैं कि जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है उसमें एक्सटेंशन होना चाहिए, VC उसका एक्सटेंशन भी कर देते हैं, और आज की डेट में JNU में लोग कह रहे हैं कि वो कमेटी जो फैसला लेगी वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब इनका विश्वास किसके ऊपर है? जब जुडिशरी ये भी सवाल है कि अगर छात्रों का विश्वास नहीं है कमेटी पे, तो क्या कमेटी के फैसले को माना जाए? ये भी जल्दी से। जी, कमेटी के सिलसिले में एक बात समझिए। देखिए, छात्र ये कह रहे हैं कि हमसे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश नहीं कमेटी ने। लेकिन वो कह रहे हैं वो गए नहीं, वो उस कमेटी के सामने गए नहीं, उनका वो ये छात्र उस कमेटी के सामने गए नहीं। Before calling the students, they suspended 8 students, and that was presented as a report in the parliament minister से कि JNU ने ही अपने 8 छात्रों के ऊपर अपने रिपोर्ट में एक्शन लिया है। वो इंटरिम रिपोर्ट भी नहीं था, वो एक जस्ट एक्शन आर्बिट्रेरी था, बिना बुलाए छात्रों को
बात कर दी जैसे गई थी, इंक्वायरी जी। कमेटी बना अगले दिन जी, 8 ठीक स्टूडेंट है। को सस्पेंड नीरज किया। मिश्रा, ये बताइए कि चाहे हम कितनी भी इस बात को लेकर कन्विंस करने की कोशिश करें कि वाकई जो राजनीतिक गतिविधियां हैं या जो एक एक विरहत्तर समाज के बारे में सोचना, ये सब भी शामिल है एक छात्र जीवन में, लेकिन पढ़ाई तो कम से कम बुनियादी है। क्या आपको लगता है कि एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं फिलहाल कि जहां राजनीतिक आधार पर जेएनयू के छात्र बटे हुए हैं, कितना अच्छा है ये जेएनयू के छात्रों के लिए या नहीं है? देखिए, बड़ी तस्वीर अगर हम लोग देखें तो बात सिर्फ जेएनयू की नहीं थी। जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से, चाहे वो एफटीआईआई पुणे का विषय हो, चाहे आईआईटी मद्रास का विषय हो, जेएनयू, अब आप लोगों को पता ही होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस की बात हो, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया की बात हो, तो इस सरकार ने छात्र इस देश की सबसे ज़्यादा बड़ी ऊर्जा है और उस ऊर्जा को दबाने के लिए इन्होंने विश्वविद्यालयों की ऑटोनॉमी के ऊपर अटैक करना शुरू किया। और इन लोगों से गलती यही हो गई क्योंकि छात्र ना तो किसी जाति, ना किसी धर्म और ना किसी सोच में बटा है। छात्र एक छात्र है और इन्होंने छात्रों से पंगा लेकर गलती कर दी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, आपका सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर अभी 1 महीने से ज़्यादा गुजर जाने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि किसी लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ ये पूरा मामला जा रहा है, बल्कि जो एक तरह से पूरा पब्लिक ओपिनियन है वो जेएनयू मामले के बाद पूरे तरीके से बटा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आगे देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।